चलो भाई, तो डाउट्स जो है ना हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कोई अभी डाउट्स होने चाहिए, नया चैप्टर है, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो पढ़ाई शुरू करते हैं हम। आज हमारा नया टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ बातें मैं दिखाऊंगा, कुछ जो सिंपल बातें हैं उनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम का एक एडवांटेज है कि ये ना अपने को कहीं से भी मतलब फर्क ऐसा काम क्या करे। देखो, अपने ब्रेन को कहीं भी अगर इन्फॉर्मेशन, कहीं भी ऑर्डर्स भेजने या बॉडी के किसी भी एरिया से इन्फॉर्मेशन लानी है, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम होता है। मतलब रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक। तो बेसिकली ना दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, रिसेप्टर और इफेक्टर, है ना। तो अगर हम देखें कि इनमें क्या फ़र्क है, रिसेप्टर ऑर्गन वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर जो रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो आप पहले समझिए बेसिक बात। रिसेप्टर ऑर्गन वो है विच रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कहाँ पहुंचा देते हैं इसको, मेक द इंफॉर्मेशन रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो ये काम तो होता है रिसेप्टर ऑर्गन्स का। फिर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये इस स्टिमुलस को इफेक्टर ऑर्गन्स पे भेजता है, को मतलब रीड करता है और एक डिसीजन लेता है, और डिसीजन किसको भेजता है, इफेक्टर ऑर्गन को। तो इफेक्टर ऑर्गन रिसीव, इसका एग्जांपल कौन सा है, जैसे रिसेप्टर ऑर्गन्स का रिसेप्टर ऑर्गन एग्जांपल जैसे आई, नोज। आई से हमको ना विजन की स्टिमुलस से सेंसेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, नोज से स्मेल की मिलती है, टंग से टेस्ट की मिलती है, ईयर से साउंड की मिलती है, और स्किन से टच या प्रेशर की मिलती है। तो ये तो हो गए रिसेप्टर ऑर्गन्स और इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है। अब इफेक्टर ऑर्गन कौन से हैं, हाँ मैं इसको ले आया। अब यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो बता रहा है, वो आ चुका है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अभी चुप हो जाएगा। तो इफेक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, ये अब उस इंफॉर्मेशन को जो सीएनएस में गई है, सीएनएस ने इसको प्रोसेस किया है, और प्रोसेस करने के बाद अब ये इंफॉर्मेशन में मतलब जो भी हमें करना है, जो ऑर्डर्स हैं वो इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने हैं। तो इफेक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं, दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड एग्जीक्यूट द कमांड। मतलब जो करना है वो एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह जो हैं ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, तो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। रिसेप्टर ऑर्गन से सीधी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है, और फिर ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जिस इफेक्टर ऑर्गन को जो इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है वो उस ऑर्गन तक भेजी जाती है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम भी इसके साथ मिलकर काम करता है, लेकिन एक फर्क है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं जो हर सेल तक पहुंचते हैं, दूर तक पहुंचते हैं, दूर दराज तक। लेकिन वो सिर्फ है ना, हार्मोन्स के थ्रू आप सिर्फ ऑर्डर्स पहुंचा सकते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं ला सकते। तो इसको बोलते हैं अपन सेंसरी और मोटर। सेंसरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है ब्रेन की तरफ, और मोटर मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर्स लेकर जा रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ना सिर्फ ऑर्डर्स लेके जाता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है दोनों तरफ काम करता है, इन्फॉर्मेशन लाता भी है और ऑर्डर्स लेकर जाता भी है ना। तो जो सीएनएस की तरफ आ रही होती है ना इन्फॉर्मेशन, उसको जो भी सर्किट इन्फॉर्मेशन ला रहा होता है वो एफरेंट कहलाता है, और जो सीएनएस से दूर ले जा रही होती है, ऑर्डर्स ले जा रही होती है, वो इफरेंट कहलाते हैं। तो एफरेंट और इफरेंट समझ गए आप। जो रिसेप्टर ऑर्गन से सीएनएस की तरफ आ रहे हैं यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो एफरेंट कहलाती है, और जो मोटर इन्फॉर्मेशन है, मोटर मतलब जो हम आदेश लेके जा रहे हैं, वो इफरेंट कहलाती है, ठीक। तो वैसे दोनों ही मिलकर काम करते हैं, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम तो स्लो है, इम्पल्स बहुत फास्ट कंडक्ट होती है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। नर्वस सिस्टम में आखिर होता क्या है, नर्वस सिस्टम में दो तरह की टिश्यूज होती हैं,
नर्वस सिस्टम दो तरह के टिश्यूज का बना है जिनको कि हम कहते हैं नर्वस टिश्यूज। अच्छा, दोनों ही तरह की टिश्यू जो नर्वस सिस्टम इसका बना होता है, अ, वो जो टिश्यू है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। भाई तुम लोग पढ़ रहे हो या तुम मुझे ही देख रहे हो? कोई मेरे पानी की बोतल देख रहा है। अब भाई ट्रेन में आएंगे तो यही वाला पानी देते हैं ट्रेन वाले तो। ये लो, पढ़ाई में ध्यान दो यार, कोटा से फ्लाइट तो चलती नहीं ना बॉम्बे की। चलो, तो जैसा मैं कह रहा था कि नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। 3 जर्म लेयर में एक्टोडर्म जो हमारा जर्म लेयर है उसकी उससे ऑरिजिन होता है नर्वस टिश्यू का। दूसरी चीज, नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं, दोनों ही एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। और जो दो तरह के सेल्स नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे होती है न्यूरोग्लिया। तो दो तरह की जो टिश्यू है वो नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। मैंने जब आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तो मैंने आपको नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ाई थी और मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू भी नहीं पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सिस्टम के समय और नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम के समय पढ़ाऊंगा। हमने मसल्स पढ़ दिया तो मसल फाइबर भी पढ़ दिए थे। हम नर्वस सिस्टम में अपन नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम नर्वस टिश्यू के बारे में जानेंगे कि नर्वस टिश्यूज क्या होती हैं, कैसे होती हैं। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे, दोनों चीजें समझेंगे। तो चलिए पहले हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। नर्वस टिश्यू में होते हैं न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, सबसे लंबे लंबे। ठीक है। दूसरी बात, जो न्यूरॉन होते हैं ना, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं और इसके अलावा दे डू नॉट डिवाइड। आखिर डिवाइड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सेल डिवीजन के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल की जरूरत है और इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। यानी कि एक बार नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाए तो रिजनरेट नहीं होती। इसका एक मतलब और है भाई कि जब तुम लोग पैदा होते हो उस वक्त तुम्हारे ब्रेन में जितने न्यूरॉन हैं फिर वो उतने ही रहते हैं, फिर वो इंक्रीज नहीं हो सकते। टाइम के साथ वो डिक्रीज जरूर हो जाएंगे बुढ़ापे में, लेकिन इंक्रीज नहीं होते। तो फिर आप कहोगे कि सर जब पैदा होता तब तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, मतलब अकल नहीं थी, फिर जवान होते तो काफ़ी अकल आ जाती है, तो न्यूरॉन्स उतने ही है। देखो भैया, हार्डवेयर बन गया है, जो हार्ड डिस्क है ना तुम्हारी वो बन गई है, अब इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड होते रहेंगे, है ना। तो हार्डवेयर में चेंज नहीं आता तुम्हारे लेकिन क्योंकि अभी वो अपडेट हो रहा है, जैसे जैसे मेमोरीज आ रही है उसके अंदर वो और इंटेलिजेंट होता चला जा रहा है, लेकिन हार्डवेयर जो बन गया वो उसी साइज का रहता है। ठीक है। आप सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट कर सकते हो। जो आपकी जितने जीबी टीबी की डिस्क लगी हुई है वो उतनी रोम है आपमें। अब आप विंडोज 7 से 8 पे पहुंच जाओ, 9 पे पहुंच जाओ, 10 पे पहुंच जाओ, है ना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंप्रूव हो सकता है और होता भी है टाइम के साथ, लेकिन आपकी जो टोटल न्यूरॉन्स हैं वो उतने ही रहते हैं। तो दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स एंड दे डू नॉट डिवाइड। इतनी आसानी से मरते भी नहीं है ये सेल्स, इतनी आसानी से मरते भी नहीं है। लेकिन हाँ, एज के बाद ना न्यूरॉन्स मरने भी लगते हैं, जैसे 60 साल के बाद कहते हैं ना लोग सठियाने लगे, तो मेमोरी लॉस होने लगता है, डिमेंशिया होने लगता है 70-80 साल में। पर हाँ, इंक्रीज तो खैर नहीं होते। तो ये तो होते हैं लॉन्गेस्ट सेल, दे डू नॉट डिवाइड। और पता है इनमें क्या कैपेबिलिटी होती है? 3 कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर: डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलाई। सो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स capable of detect, receive and transmit stimuli। जो स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उसे ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट भी करते हैं और उसे आगे ट्रांसमिट भी करते हैं। तो ये डिटेक्शन, रिसेप्शन और ट्रांसमिशन 3 चीजों में कैपेबल होते हैं। एक न्यूरॉन जो होता है ना, आप फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक न्यूरॉन जो होता है वो 3 चीजें कर सकता है। वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस इज चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर कोई चेंज आया है, चेंज क्या हो सकता है? चेंज केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? केमिकल चेंज मतलब कोई स्मेल या फिर कोई केमिकल है, मैकेनिकल मतलब टच या प्रेशर है, थर्मल मतलब टेम्परेचर का चेंज है। तो चेंज कैसा भी हो सकता है, और ह्यूमिडिटी हो सकता है, किसी भी तरीके का चेंज है ना, वाइब्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया है, यहाँ तक कि ऑस्मोलैरिटी हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, कोई भी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आया है वो एक स्टिमुलस होता है। तो अलग अलग किस्म के न्यूरॉन अलग अलग तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ना सिर्फ ये स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे रिसीव करते हैं और इम्पल्स बनाकर उसे आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कैपेबल ऑफ डिटेक्शन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस, या कैपेबल टू डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस। तो ये इंफॉर्मेशन को आगे इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं। फिर आप कहेंगे न्यूरोग्लिया क्या होती है? न्यूरोग्लिया भी न्यूरॉन्स के साथ ही पाई जाती हैं
और न्यूरोग्लिया जो है ना वो डिवाइड कर सकती हैं, क्योंकि न्यूरोग्लिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। जो न्यूरोग्लिया होती है वो पैकिंग के लिए होती है बेसिकली। आप कहेंगे पैकिंग क्या होता है, अभी समझाता हूँ। पैकिंग या इंसुलेशन, जैसे आपने बिजली के सर्किट में क्या देखा है, कहीं भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग देखी है तो आपने दो तरह की चीजें देखी होंगी। किसी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में या इलेक्ट्रिकल बोर्ड में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप दो तरह की चीजें देखते हो। एक तो आप तो देखते हो कॉपर वायर, कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर, और दूसरा होता है रबर या प्लास्टिक की शीट, जिसमें वो वायर जो वायर के चारों तरफ लिपटी हुई होती है। अब कॉपर या मेटल का वायर किस लिए होता है बताओ? कंडक्ट करने के लिए। करंट को कंडक्ट कौन करता है? मेटल वायर। लेकिन उस वायर के चारों तरफ रबर की शीट क्यों होती है? ताकि दो वायर अगर ऐसे जा रहे हैं तो उनके बीच में इंसुलेशन होना चाहिए ना भाई, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों वायर आपस में टच हो जाएंगे। तो दो वायर्स के बीच में इंसुलेशन के लिए रबर की बहुत सारी, रबर और प्लास्टिक। बिजली के बोर्ड में होता ही क्या है आखिर? कंडक्टर और इंसुलेटर। यानी कि एक तो होता है मेटल वायर, जो कॉपर वायर जो करंट को कंडक्ट करता है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हो गए हमारे वायर जो करंट को कंडक्ट करते हैं। और न्यूरोग्लिया क्या हुआ बताओ? ये वो तरह के सेल्स हैं जो पैकिंग या इंसुलेशन में काम आते हैं, है ना, जो बेसिकली क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, कवर बनाते हैं, है ना, इंसुलेशन या कवरिंग। अब देखो, न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन न्यूरल गिलिया के सेल जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। आपने कभी ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन के कैंसर के बारे में सुना है? सुना ही होगा। ब्रेन में भी कैंसर होता है। अब बताओ, जो ब्रेन ट्यूमर होता है या ब्रेन का कैंसर होता है, वो न्यूरॉन का होता है कि न्यूरोग्लिया का होता है? भाई ब्रेन का, न्यूरॉन का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूरॉन तो डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना ब्रेन में, वो कभी भी न्यूरॉन्स का नहीं होता, वो किसका होता है? न्यूरोग्लिया का। वरना आप में से कुछ होशियार लोग क्या सोचेंगे, अरे सर ब्रेन ट्यूमर के बाद तो ना मतलब न्यूरॉन्स इंक्रीज हो जाते होंगे, तो फिर तो आईआईटी में फर्स्ट रैंक तो किसी ब्रेन ट्यूमर वाले की आती होगी। जितना बड़ा ब्रेन ट्यूमर उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि न्यूरॉन्स नहीं इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होती है? न्यूरोग्लिया। वरना सब लोग जो है ब्रेन ट्यूमर की डिमांड करने लग जाए। तो ब्रेन में जो कैंसर होता है वो असल में न्यूरॉन्स के सेल डिवीजन से नहीं होता है, वो एक्सेसिव डिवीजन ऑफ न्यूरोग्लिया से होता है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर से हम लोग ज़्यादा होशियार नहीं हो जाते कभी भी। और आपने देखा होगा कि जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ब्रेन की भी सर्जरी करते हैं और उसका कुछ ट्यूमर को निकाल देते हैं। तो आपको सर ब्रेन ट्यूमर हो गया और ब्रेन का कुछ हिस्सा निकाल दिया, तो ब्रेन का वो पार्ट जो काम कर रहा था वो काम तो होना बंद हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आपने न्यूरॉन्स नहीं निकाले हैं, आपने सिर्फ पैकिंग वाला मटेरियल निकाला है, वो ज़्यादा हो गया था, यानी कौन सा? न्यूरोग्लिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ब्रेन ट्यूमर में से लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो जाते, और दूसरा कि ब्रेन ट्यूमर के बाद जब ब्रेन के हिस्से की सर्जरी कर दी जाती है तो उससे आदमी के अंदर कुछ फंक्शंस गायब क्यों नहीं हो जाते। ऐसा नहीं कि ब्रेन की सर्जरी करके जो मेमोरी एरिया निकाल दिया, जो मोटर एरिया निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, न्यूरोग्लिया डिवाइड करते हैं। ये पैकिंग की तरह है, और पैकिंग या इंसुलेशन की कवरिंग के लिए न्यूरोग्लिया है, जबकि जो न्यूरॉन्स है वो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब होता है चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो किसी भी तरीके का हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात समझी कि न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दो तरह के टिश्यू होते हैं। बाकी न्यूरोग्लिया जो होते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ूंगा। एक होते हैं जैसे हमारे एस्ट्रोसाइट्स, एक होते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, और एक होते हैं ग्लायोसाइट्स। तो इनके फंक्शंस हम बाद में बात करेंगे। इनके फंक्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लायोसाइट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, तो इनको चलो मैं अभी साथ के साथ बता देता हूँ। अभी थोड़ा कम समझ में आया, भले बाद में ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो तीन तरीके के होते हैं माइक्रोग्लायोसाइट्स भी, ठीक है। चलो तो तीनों देख लेते हैं यहाँ पे। एस्ट्रोसाइट पता क्या करते हैं? एस्ट्रोसाइट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बड़े होते हैं, स्टार शेप होते हैं। स्टार एस्ट्रस मतलब एस्टेरिस मतलब समझते हो स्टार, तो ये स्टार शेप होते हैं। और ये पता क्या करते हैं, इनमें ना प्रोजेक्शन निकले होते हैं इस तरह के, जैसे कटहल में कांटे निकले होते हैं ना, उस तरह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। आप कहेंगे ये क्या होता है, अभी बताऊंगा। जबकि माइक्रोग्लायोसाइट जो छोटे होते हैं, ये स्कैवेंजर सेल होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में काम आते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स, ये हर जगह कचरे को खा खाकर खत्म करते रहते हैं। कुछ नहीं है, वही फैगोसाइट्स हैं जो ब्लड में मोनोसाइट, और इसके अलावा अगर आप लंग्स में जाएंगे तो डस्ट सेल, लिवर में जाएंगे तो कफर सेल कहलाते हैं। तो ये वही माइक्रोग्लायोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लायोसाइट्स मिलकर क्या काम करते हैं वो बताता हूँ आपको।
देखो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के टिश्यू बहुत सेंसिटिव है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ब्रेन के टिश्यू में हार्मफुल केमिकल्स या बैक्टीरिया या पैथोजेंस पहुंचे। हालांकि पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉडी एक कोशिश करती है ब्रेन के टिश्यू को इनसे बचाने की, बाय फॉर्मिंग अ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो देखिए, ब्रेन में इन्फेक्शन होने के चांसेस कहाँ से हैं बताइए? ब्लड के थ्रू है, क्योंकि जो ब्लड ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन देने ब्रेन में आता है, ठीक है, उस ब्लड में अगर पैथोजन है तो वो पहुंच जाएंगे फिर ब्रेन के सेल्स तक। तो होता क्या है, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये पास हो रही है यहाँ से ब्लड ब्रेन के टिश्यू से, तो समझ लीजिए ब्रेन के टिश्यू है मान लीजिए, तो हम ये नहीं चाहते कि जो ब्रेन के टिश्यू है वो इस ब्लड में पाए जाने वाले पैथोजन से एक्सपोज हो। ये पैथोजन है जैसे, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो ब्लड सप्लाई निकल रही होती है ब्रेन के, जो ब्लड सप्लाई निकल रही होती है ब्रेन के अंदर से, इसके चारों तरफ एस्ट्रोसाइट्स इस तरीके से एक बैरियर बना लेते हैं, स्टार शेप सेल से ही पूरा ऐसा बैरियर बना लेते हैं, ताकि कोई भी पैथोजन बाहर ना आ पाए। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो ये रहा डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखो, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर ये पैथोजन है मान लो यहाँ, और ये बाहर आना चाहता है पैथोजन, लेकिन पूरी की पूरी ब्लड वेसल पे ये स्टार शेप सेल्स एस्ट्रोसाइट्स लिपटे हुए हैं। देखो ये ऊपर वाला डायग्राम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, नीचे वाला ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो क्या हो रहा है कि ये पैथोजन ना बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स ने टाइट जंक्शंस के साथ मिलकर यहाँ पर एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना लिया है। लेकिन अगर ये फिर भी निकलने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है। सिक्योरिटी गार्ड मतलब हमारे माइक्रोग्लाइल सेल्स, ये देखिए। तो जैसे ये पैथोजन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो अगर ये बाहर निकल भी गया तो ये तो इसको खाने, ये तो इसको बाहर तो निकलने नहीं देंगे ये एस्ट्रोसाइट्स इसको। लेकिन एस्ट्रोसाइट्स के साथ साथ यहाँ एक और तरह का सेल है, माइक्रोग्लाइल सेल, ये माइक्रोफेज। ये अब उस पैथोजन को खा जाएगा। तो जैसे ही एस्ट्रोसाइट यहाँ पहुंचेगा ना, सर ये पैथोजन यहाँ पहुंचेगा ना एस्ट्रोसाइट्स के बीच में, तो एस्ट्रोसाइट्स ना माइक्रोफेज को इन्फॉर्म कर देंगे, अरे दुश्मन आ गया है, ये अंदर घुसना चाहता है, आप इसको मार डालो। तो ये फिर माइक्रोग्लाइल सेल्स यहाँ जाकर इसको पैथोजन को खा लेंगे। तो आपको समझ में आया कैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर और ये सिक्योरिटी गार्ड मिलकर किसी भी पैथोजन को ब्लड वेसल से ब्रेन में इंटर होने नहीं देते। इसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। हिमांशु पूछ रहा है कि न्यूरोग्लिया इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स और इटसेल्फ इज अ सेल। हिमांशु भाई, न्यूरोग्लिया इज अ टाइप ऑफ टिश्यू जो 3 तरह की होती है। अभी बताया ना, इसमें से एक होते हैं एस्ट्रोसाइट, एक होते हैं माइक्रोग्लाइसाइट, एक और बताऊंगा अभी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो 3 तरह के सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लिया एक टिश्यू है, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं वैसे न्यूरोग्लिया 3 टाइप के सेल्स होते हैं उसमें न्यूरोग्लिया में। न्यूरोग्लिया का मतलब न्यूरोग्लिया 3 टाइप के सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और न्यूरोग्लिया पैकिंग का काम करती है, जिसमें से एस्ट्रोसाइट्स तो ब्लड वेसल के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, मैक्रोफेज या माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये फेगोसाइटिक होते हैं। अब तीसरे कौन से बच गए? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो जो तीसरे वाले होते हैं ना ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये क्या करते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन सिक्रीट करते हैं। आप कहेंगे ये क्या होता है, सुना सुना लग रहा है। जो ब्रेन, सॉरी, जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन में पार्ट होता है एक्सॉन, उसके चारों तरफ ना फॉस्फोलिपिड की एक शीट होती है, माइलिन शीट। ये उसको बनाते हैं ये माइलिन शीट, माइलिन जो होता है ना इंसुलेशन मटेरियल है, इंसुलेशन मटेरियल। इसी की वजह से ना शॉर्ट सर्किट नहीं होता और इंपल्स इधर से उधर नहीं जाती, करंट कैरिंग कंडक्टर में या न्यूरॉन में इंपल्स इधर से उधर नहीं जाती। तो इनका काम होता है माइलिन शीट सिक्रीट करना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो आप देखिए एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप थे, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीट बनाते हैं, और माइक्रोग्लाइकोसाइट्स स्कैवेंजर सेल्स हैं। तो 3 तरह की ग्लाइल टिश्यू हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जबकि नर्वस टिश्यू तो एक ही टाइप की होती है, न्यूरॉन्स तो, ठीक है। और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको अब यहाँ पे दिखाऊंगा कि एक न्यूरॉन कैसे होता है। हाँ, मैं उल्टा लिख गया यहाँ पे, आप भावनाओं को समझो, मैं भी इसको सही कर दूंगा जब पढ़ाऊंगा। कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सीएनएस में इंपल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ उल्टा लिख गया है, अभी इसको सही कर लेते हैं। कहाँ चला गया, लिखवाया था क्या मैंने? हाँ, यहाँ पे। अब एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं।
ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं कि ये कितने पार्ट्स में किस तरह से डिवाइडेड होता है। तो अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखें तो आप सेंसरी और मोटर तो समझ गए, एफरेंट और इफरेंट भी समझ गए। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की चीजें, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की चीजें हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स, ये कुछ चीज़ों को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की जो है वो कमी हो रही है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो इसमें आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गई। अच्छा, जो आ रहे होते हैं टुवर्ड्स द सीएनएस, इनको हम एफरेंट कहते हैं, और जो अवे फ्रॉम द सीएनएस जा रहे हैं उनको इफरेंट। तो ये एफरेंट है और ये इधर इफरेंट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो जा रहे हैं वो एफरेंट और जो आ रहे हैं वो इफरेंट फाइबर्स कहलाते हैं। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे आपको पता है हमारे बॉडी में दो चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो एक बार मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब आप ये फोटो देखिए, ये इसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाता हूँ मैं। ये इसमें ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला हिस्सा कौन सा है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, सपोज ये हमारा जो ब्रेन है, इसी ब्रेन से तो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है बाद में। ब्रेन के बीच में ना खाली जगह होती है, बताऊंगा बाद में, कैविटी जिसमें फ्लूइड भरा होता है। वही कैविटी बाद में ना स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू करती है। तो सपोज ये ब्रेन है और ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है। ध्यान से देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो दो तरह की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो जो नर्व्स यहाँ ऊपर ब्रेन से ऑरिजिनेट होती हैं, ये क्रेनियल नर्व है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही बाहर आती हैं वो, और फिर ये ऑर्गन में जाती हैं, है ना।
लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और ये भी जो है ना ऑर्गन्स के अंदर जा रही है, ये भी पेयर में होती है, इन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है जो ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, या तो सेंसरी होती हैं, या मोटर होती है, या मिक्स्ड होती है। ठीक है, कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, और कुछ में दोनों प्रॉपर्टीज हैं। कुछ फाइबर सेंसरी हैं, कुछ मोटर है, तो उन्हें मिक्स कहा जाता है। जबकि स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, वो सारी मिक्स्ड ही होती हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दो तरह की नर्व्स होती हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, हालांकि बाहर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आती है, और वो 3 टाइप की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। जबकि जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो कैसी होती हैं, वो 31 पेयर होती हैं, वो स्पाइनल नर्व से निकलती है। मिक्स मतलब इसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है, दोनों तरह के फीचर होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आपको ना अभी नर्व की क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि नर्व फाइबर कैसे होते हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड क्या होते हैं। अभी थोड़ी देर रुको, पहले अपन नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो एफरेंट मतलब जो सीएनएस की तरफ जा रहा है, और इफरेंट मतलब जो सीएनएस से आ रहा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, एफरेंट और इफरेंट डिवीजन, यानी सेंसरी और मोटर डिवीजन, इनके बारे में बात करते हैं अपन। ये बना हुआ भी है, लेकिन मैं बना के आपको बता रहा हूँ। एक होती है सेंसरी डिवीजन, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, और एक होती है मोटर डिवीजन, जो ऑर्डर्स को लेकर जाती है। तो जो सेंसरी डिवीजन होती है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, और उस इंफॉर्मेशन को एफरेंट नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंचाती है, क्रेनियल और मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस में भेज देता है, जहां पर वो प्रोसेस होती है कि भाई ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देखिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्रेनियल और स्पाइनल दोनों तरह की नर्व्स हैं। तो इसमें भी मोटर डिवीजन होता है, ये रहा जैसे, और ये इफरेंट नर्व्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को मोटर डिवीजन में ले जा रही है। अब मोटर डिवीजन से जो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है वो दो तरह की हो सकती है। हो सकता है वो इनवॉलेंटरी हो, या फिर हो सकता है कि वो वॉलेंटरी हो। मतलब जिन और इफेक्टर ऑर्गन्स को हम मैसेज भेज रहे हैं वो इनवॉलेंटरी भी हो सकते हैं और वॉलेंटरी भी हो सकते हैं। अब मोटर डिवीजन जो होता है ना, वो दो तरीके का है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम वॉलेंटरी बोलते हैं। ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री जो होता है ना, इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जबकि वॉलेंट्री वाले को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आप कहेंगे क्या फर्क है। अब एएनएस और एसएनएस में क्या फर्क है वो भी देख लेते हैं। इनवॉलेंट्री तो मसल्स भी होती हैं और ग्लैंड्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन वॉलेंट्री सिर्फ मसल्स होती है। मतलब कई मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, कई ग्लैंड्स जो हैं वो भी इनवॉलेंट्री हैं। ग्लैंड्स इनवॉलेंट्री ही होते हैं, लेकिन वॉलेंट्री सिर्फ मसल्स। कौन सी मसल्स बताइए, स्केलेटल मसल्स, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा स्केलेटल मसल्स, और इसमें आएगा कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। तो कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में
ये मोटर नर्व्स है ना जो आदेश लेके जा रही है, भी दो तरह की चीजें होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जनरली क्या होता है, वो चीजें होती हैं जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती हैं ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर एनर्जी कंजर्व होती है, प्रिजर्व होती है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरह के इनवॉलंटरी यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में रहती हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वो बना दी है, ह्यूमन किस तरह से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे राजा है, तो ये सेक्रेटरी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो प्रजा से सूचनाएं लेकर राजा तक पहुंचा देता है और राजा से ऑर्डर्स फिर प्रजा के लिए ले जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरह का एक नर्वस सिस्टम है। इसी को मैं जो मॉड्यूल में फोटो बनाया उससे बता देता हूँ किस तरह से हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम है इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर, सब कमांड कंट्रोल सेंटर यही होता है, सारी चीजों के ऑर्डर्स समझना, चीजों को रिसीव करना और उनसे फिर ऑर्डर्स देना, सब ये डिसाइड करता है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो है ये आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा इनके बीच की जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं सीएनएस और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में, वो भी सब इसी में आती हैं। फिर यहाँ पे सेंसरी को हम एफरेंट डिवीजन भी बोलते हैं और मोटर को हम इफरेंट डिवीजन भी बोलते हैं। तो जो सेंसरी होती है उसका काम होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करना, तो वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करती है और सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू वो इंपल्स रिसेप्टरों से सीएनएस तक पहुंचाती है। लेकिन जो मोटर वाले नर्व फाइबर्स हैं ये क्या करेंगे, मोटर नर्व फाइबर जो है वो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स को यानी मसल्स और ग्लैंड्स को इंपल्स पहुंचाते हैं। और ये भी दो तरीके के मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं इनवॉलंटरी और दूसरे होते हैं वॉलंटरी। तो वॉलंटरी तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमने पढ़ा है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और इनवॉलंटरी ये है जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की और ग्लैंड्स, इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बाद में दो में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया आपको कि किस तरह से डिवीजन होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि नर्व फाइबर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं दो तरीके के हैं, एफरेंट और इफरेंट। तो याद रखिए नर्व फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। नर्व फाइबर दो तरह के होते हैं तो आप समझ गए। अब कौन सा नर्व फाइबर क्या करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है ये देखिए, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सीएनएस से और स्केलेटल मसल्स को देता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो उल्टा सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को देता है। तो ये सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम को देता है और वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब ये दोनों एसएनएस और एएनएस, इसका भी रोल मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि नर्व फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट सेंसरी होते हैं और इफरेंट कैसे होते हैं बताओ, वो होते हैं मोटर। ये तो हम समझ गए इस डायग्राम में। अब टाइप ऑफ नर्व्स मैं आपको बताता हूँ। नर्व्स को अगर हम देखें तो अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ नर्व्स अगर देखें तो उनको पहले तो हमने क्लासिफाई किया, एक क्राइटेरिया हमारा क्या था, ऑरिजिन। तो हमने क्या देखा, दो तरह की नर्व्स हैं, एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट करती हैं, दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व हमारे अंदर होती है 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर्स। दूसरा ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन अगर अपन डिवाइड करें, तो फंक्शन के बेस पे तीन तरह के नर्व्स हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तीनों में क्या फर्क होता है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, तीनों तरह के नर्व फाइबर्स में, ये देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर ये हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं और ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन है। ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं इसमें, न्यूरॉन्स। तो उसके न्यूरॉन पता है कैसे चल रहे होते हैं,
जैसे ना ये CNS है हमारा, उसके सारे न्यूरॉन ऐसे चल रहे होते हैं, देखिए। तो ये सेंसरी नर्व्स हैं, ये सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये मिलके एक नर्व बना लेते हैं यहाँ। तो ये जो एक नर्व यहाँ पर बन गई है, इन नर्व फाइबर से, ये सेंसरी है। जबकि जो मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, देखिए। तो यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ ऐसे लिपटी हुई होती है, और ये हो गई हमारी मोटर नर्व्स। तो यहाँ पे देखिए सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, और तीसरा मिक्स्ड नर्व्स भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये मिक्स्ड वाली है। तो तीन तरह की नर्व्स हैं ऊपर में सीक्वेंस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको सही कर देता हूँ, सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर। जो सेंसरी नर्व होती है इनमें सिर्फ एफरेंट फाइबर्स होते हैं, देखिए, जो रिसेप्टर ऑर्गन से आ रहे हैं। मिक्स्ड नर्व्स में दोनों फाइबर होते हैं, और मोटर नर्व में सिर्फ इफरेंट। ठीक है, एरो उल्टे लग गए, एरो सीधे कर देते हैं भाई, सच में एरो उल्टे लग गए, रुक जाओ। आया समझ में? तो जो मिक्स्ड नर्व्स होती है ना, वो रिसेप्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं और सीएनएस तक ले जाती हैं। सॉरी, सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स जो होती हैं वो सीएनएस से आदेश लेके आती हैं इफेक्टर ऑर्गन के लिए। लेकिन जो मिक्स नर्व है ये दोनों काम करती हैं। इनके दोनों काम क्या है, इन्फॉर्मेशन लाती भी हैं और ऑर्डर्स ले जाती भी हैं। ठीक है, तो सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर तीन तरह के नर्व होते हैं। और फाइबर्स तो आप समझ ही गए, सेंसरी में एफरेंट, रेड वाले कौन है, ये एफरेंट है, और जो ग्रीन वाले हैं ये कौन से हैं, ये इफरेंट है। ठीक है, तो ये तीन तरह की नर्व फाइबर्स हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और टाइप ऑफ नर्व्स तो हमने देख ली, नर्व फाइबर भी देख ली, एफरेंट, इफरेंट। मिक्स्ड नर्व्स में दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर भी होते हैं और इफरेंट फाइबर भी होते हैं। सेंसरी नर्व में सिर्फ एफरेंट फाइबर्स होते हैं, और मोटर नर्व्स में सिर्फ इफरेंट फाइबर्स होते हैं। ये बात समझ गए? तो एक सेकंड, अब हम यहाँ पे एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। और कितने तरह के न्यूरॉन होते हैं ये भी हम देखेंगे साथ में। तो पहले एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर, कि एक नर्व सेल आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, वेट अ मिनट। अगर हम एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखें
कि एक न्यूरॉन कैसा होता है, नर्व सेल। तो नॉर्मल सेल और नर्व सेल में क्या फर्क है देखो। एक नॉर्मल सेल इस तरीके का होता है और ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन एक नर्व सेल थोड़ा डिफरेंट है इससे। कैसे डिफरेंट है? एक नर्व सेल इस तरीके का है, ये येलो लाइन क्या है बताओ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो येलो लाइन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी येलो लाइन जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ अंदर ये न्यूक्लियस है। लेकिन नर्व सेल में जनरली तीन चीजें होती हैं एक न्यूरॉन के अंदर। ये तो एक नॉर्मल सेल था, हम एक नर्व सेल देख रहे हैं। अगर मैं एक नर्व सेल में एक तरफ से ऐसे नोच दूं थोड़ा सा ऊपर, जैसे एक आटे की गोली बनाई और ऐसे ऊपर से नोच दी, तो इस तरह का एक प्रोजेक्शन निकल गया, देखो आप यहाँ ऊपर, ठीक है। फिर मैंने दूसरी तरफ से भी नोचा और इस तरफ से मैंने लंबा नोच दिया ऐसे, और इस तरफ से मैंने थोड़ा सा लंबा नोच दिया, तो इधर भी एक ऐसे निकल गई। प्रोसेस कहते हैं इनको, प्रोजेक्शंस को। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, एक ऊपर से नोच दिया, एक नीचे से नोच दिया। अब फिर मैंने क्या किया, ऊपर ना और थोड़े थोड़े नोच दिया जगह जगह से, यहाँ से भी नोच दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस तो ऊपर की तरफ निकल गए। और एक बड़ा प्रोजेक्शन जो है वो नीचे निकल गया। तो ये एक नर्व सेल के तीन हिस्से होते हैं। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं ना, ये कहलाते हैं डेंड्राइट, ठीक है। ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये सेल बॉडी या ये साइटोन कहलाता है, इसको कहते हैं सेल बॉडी या साइटोन। और ये जो लंबा वाला प्रोजेक्शन आपको निकला हुआ दिख रहा है, ये कहलाता है एक्सॉन। तो इसका मतलब किसी भी नर्व सेल में दो चीजें होती हैं, किसी भी नर्व सेल में दो चीजें होती हैं, देखिए। एक होता है नर्व सेल की बॉडी, सेल बॉडी, और एक उसमें निकले हुए प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रोजेक्शंस। सेल बॉडी को कहा जाता है साइटोन। लेकिन प्रोसेस जो है दोस्तों वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेंड्राइट्स, जो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक होता है एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो एक ही होती है, ठीक है। तो हनुमान जी की गदा हो गई, घटोत्कच की गदा कांटे वाली, गोल गोल गदा, वो गदा में ऊपर कांटे निकले होते हैं ना, वो डेंड्राइट है। और गदा की बॉल जो है वो साइटोन है। और जो गदा पकड़ते हैं ना अपन जहां से, वो एक्सॉन है। तो बेसिकली किसी भी नर्व सेल के अंदर तीन चीजें हो गई, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। एक्सॉन बहुत लंबी होती है। अब इसकी एक और एनर्जी बताता हूँ, जिसमें मैं टाइप ऑफ नर्व सेल बताऊंगा आपको। अच्छा, इंपल्स हमेशा पता है कैसे ट्रेवल करती है? इंपल्स हमेशा ऐसे ही ट्रेवल करती है, यानी कैसे, देखिए आप, डेंड्राइट से साइटोन और साइटोन से एक्सॉन, बस इंपल्स का फिक्स है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी यूं, ठीक है। तो ये तो नर्व सेल हो गया। अब मैं आपको टाइप ऑफ नर्व सेल्स बताता हूँ आपको। तो देयर स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें, तो टाइप ऑफ नर्व सेल्स को अगर अपन देखें, तो वो तीन चार तरह के नर्व सेल्स होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है ए पोलर, दूसरा है यूनिपोलर या स्यूडो यूनिपोलर, तीसरा है यूनिपोलर, ठीक है, और एक है मल्टीपोलर। ये मैंने लिखे हुए होंगे, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, मैं रेफरेंस के लिए अपलोड कर लूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये मैंने आगे लिखे हुए हैं वैसे। ठीक है, आगे मिल जाएंगे आपको। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आगे दिखा दूंगा। बाईपोलर और मल्टीपोलर। तो चलिए, इन सभी तरह के ये जो एग्जॉन्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखना आप,
इंपल्स हमेशा कैसे कंडक्ट होती है पता है आपको? डेंड्राइट से साइटोन और साइटोन से एक्सॉन। इंपल्स का फिक्स है, फिर से सुनिए, इंपल्स या इंफॉर्मेशन हमेशा रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट से कहाँ जाती है? साइटोन। साइटोन से कहाँ जाती है? एक्सॉन। तो डेंड्राइट से जब साइटोन में जाती है ना इंफॉर्मेशन, यानी टुवर्ड्स द साइटोन, तो इसे कहते हैं सेंट्रीपीटल कंडक्शन। जब साइटोन से एक्सॉन में जा रही होती है तो इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि डेंड्राइट जो है ना, अच्छा किसी भी एक नर्व सेल में साइटोन और एक्सॉन एक से ज्यादा नहीं हो सकते। सेल तो साइटोन ही है भाई, सेल कौन है? सेल है साइटोन, और सेल में लंबा वाला प्रोजेक्शन क्या है? एक्सॉन। तो सेल साइटोन है और ये एक्सॉन है। अच्छा डेंड्राइट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और एक से दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, मियाँ बीवी और बच्चे। हस्बैंड या मियाँ कौन है? वो है साइटोन। बीवी कौन है? वाइफ, एक्सॉन। और बच्चे कौन है? डेंड्राइट। तो हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन लेके बच्चे आते हैं इन्वायरमेंट से, पापा पापा ये हुआ, तो पापा जो है तुरंत किसको पास कर देते हैं इन्फॉर्मेशन? अरे मम्मी से पूछ लो, घर में किसकी चल रही है? मम्मी की चल रही है। तो डेंड्राइट जो है वो बच्चे हैं, साइटोन जो है वो फादर है, और एक्सॉन जो है वो मदर है। और पता है इंपल्स कंडक्शन जो है ना, मेनली एक्सॉन ही करती है। जब भी हम इंपल्स कंडक्शन पढ़ेंगे तो एक्सॉन में ही पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम का मेन काम कौन कर रहा है पता है ना आपको? एक्सॉन। ये एक्सॉन ही बहुत सारी एक साथ खड़ी हो जाती है तो नर्व बना लेती है। बाकी इंफॉर्मेशन लाता कौन है? देखो आप, डेंड्राइट। डेंड्राइट किसे देते हैं इंफॉर्मेशन? साइटोन को। साइटोन के तारे आगे आगे पास कर देता है वो एक्सॉन, और एक्सॉन बड़ी लंबी लंबी होती है, तो ये एक्सॉन ही है मेन। समझ में आ रही है बात? डेंड्राइट और साइटोन की कोई हैसियत ही नहीं है। एक्सॉन बड़ी लंबी लंबी होती है, तो एक सेल की लेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी एक्सॉन। एक्सॉन जितनी लंबी होगी, है ना, वो सेल जो है वो उतना ही लंबा होगा। तो सब तरफ डेंड्राइट जो है वो साइटोन साइटोन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, साइटोन एक्सॉन को। तो फिर से सुनिए, ये तो बच्चे हैं, ये साइटोन कौन है बोलिए? ये हस्बैंड है, और एक्सॉन जो है वाइफ है। तो आओ अब मैं आपको पांचों तरह की न्यूरो नर्व सेल्स जो है एक साथ एक ही एनालॉजी से पढ़ा देता हूँ। सिंगल एनालॉजी से मैं आपको पांचों तरह के नर्व सेल्स यहाँ पे पढ़ा दूंगा। देखिए, सबसे पहले ए पोलर। ये तब की बात है जब अंकल जी अकेले थे, अंकल जी आंटी जी और बच्चे, है कि नहीं? तो ये है भैया ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर नर्व सेल को देखिए, ना इसके पास डेंड्राइट है ना एक्सॉन है। याद रखना, एक्सॉन एक ही हो सकती है साइटोन के पास, एक्सॉन एक से ज्यादा नहीं हो सकती। चॉइस किसमें है? चॉइस डेंड्राइट में है, हो नहीं हो, एक से ज्यादा हो। साइटोन और एक्सॉन एक ही रहेंगे, है ना? तो ये तो देखो, ये साइटोन है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसके पास ना डेंड्राइट है ना एक्सॉन है, तो ये कौन सा कहलाएगा बोलो? ए पोलर। ऐसे न्यूरॉन किसमें पाए जाते हैं? ऐसे न्यूरॉन लोअर लोअर एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, है ना। हमारे अंदर भी ऐसे वाले कुछ ए पोलर न्यूरॉन्स एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटाइना में पाए जाते हैं, जिन्हें एमेक्राइन सेल कहा जाता है। ए पोलर। अब बताओ, ए पोलर के बाद यूनिपोलर। ठीक है, इन्होंने यहां पे, एक सेकंड, ए पोलर के बाद में यूनिपोलर बताऊंगा समझाने के लिए, है ना। मैं थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ए पोलर, यूनिपोलर, इसके बाद बाईपोलर, और फिर पढ़ूंगा स्यूडो यूनिपोलर। अब देखो यूनिपोलर को देखो, इसके पास बस साइटोन है और एक एक्सॉन है। तो अब अंकल जी हैं और आंटी जी हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? यूनिपोलर। फिर यूनिपोलर किसमें मिलती हैं? तो जो यूनिपोलर है ना, ये आपको एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में मिलती है। जो एम्ब्रियो का नर्वस सिस्टम होता है उसमें कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मिलती हैं, ठीक है। तो अंकल जी के साथ कौन आ गए भाई? यहाँ तो सिर्फ अंकल जी थे, यानी साइटोन। यहाँ पे साइटोन के साथ साथ आंटी जी भी आ गई हैं, एक्सॉन। अब बताओ क्या होगा? अब पप्पू हुआ,
कुछ समय बाद ये देखो, अंकल जी और आंटी जी तो थे ही, ये देखिए खुशियां आ रही हैं। तो यहां पर साइटोन है, ये एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट है। वन डेंड्राइट, वन साइटोन और वन एक्सॉन। मतलब बाइपोलर में क्या होता है, एक डेंड्राइट है, एक साइटोन है और एक एक्सॉन है। ये हो गई बाइपोलर। बाइपोलर भी हमको रेटाइना में और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलती है। अब इसके बाद की कहानी सुनो, यहां तक तो बात ठीक थी। अब इसके बाद सीधे यूनिपोलर लास्ट में बताता हूं, चलो। मल्टीपोलर, कोई बात नहीं यार, सीक्वेंस चलने दो ना, अभी सीक्वेंस चलने दो। पप्पू के बाद पिंकी, पिंकी के बाद फिर छोटू, है ना, सब आते जा रहे हैं। ये है मल्टीपोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट बहुत सारे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, बहुत सारे डेंड्राइट हैं, मैनी डेंड्राइट, वन साइटोन एंड वन एक्सॉन, ठीक है। तो आप समझे, एक ये मोस्ट ऑफ आवर न्यूरॉन्स, मोस्ट कॉमन टाइप, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यही वाली पाई जाती है। कौन सी? मल्टीपोलर। ज्यादातर ऐसे होता है अपने यहाँ, साइटोन एक्सॉन तो एक एक ही होते हैं अंकल जी आंटी, लेकिन उनके डेंड्राइट बहुत सारे हैं, है ना। तो इस केस में क्या हुआ कि डेंड्राइट तो बहुत सारे थे, साइटोन एक ही था और एक्सॉन भी एक ही था। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है, पता है क्या है? जब साइटोन से एक्सॉन बनती है, साइटोन और एक्सॉन मिलते हैं, तो एक्सॉन जो है वो डेंड्राइट चाहती ही नहीं है। एक्सॉन चाहती है कि बस साइटोन रहे और एक्सॉन रहे। अब डेंड्राइट चाहिए ही नहीं। साइटोन की इच्छा है कि भाई एक आध डेंड्राइट भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सॉन कहती है क्या जरूरत है, मैं ही तुम्हारा डेंड्राइट हूं, मैं ही तुम्हारी एक्सॉन हूं। समझे आपको? सीडो यूनिपोलर। आप नहीं समझे, मैं समझाता हूं। तो ये देखो, ये साइटोन है और साइटोन से एक ही एक्सॉन, साइटोन से एक एक्सॉन निकल रही है, डेंड्राइट है ही नहीं। साइटोन कह रहा है एक दो डेंड्राइट होते तो अच्छा लगता, लेकिन एक्सॉन जो है वो खुद ही डिवाइड हो जाती है आगे, ध्यान से देखिए, और एक तरफ एक छोटा सा डेंड्राइट बना लेती है और दूसरी तरफ लंबी सी एक्सॉन। तो यह है सीडो यूनिपोलर। मतलब यहां पर सिर्फ एक साइटोन है और एक एक्सॉन है, लेकिन एक्सॉन इतनी होशियार है कि कभी कभी साइटोन का मन रखने के लिए खुद ही डेंड्राइट की तरह काम कर लेती है, और खुद ही एक्सॉन, खुद ही बच्चा बन के आई और खुद ही ले गई फिर इंफॉर्मेशन वापस। वो अमिताभ बच्चन का एक गाना है ना, बहुत पुराना, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है। आजकल नया ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, एक्सॉन्स जो है वो, मैं ही हूँ साइटोन, बच्चों की तरह बात करने लगेंगी, मैंने खाना खा लिया, और खुद ही डेंड्राइट, डेंड्राइट का रोल भी खुद ही प्ले करने लगती हैं। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों सीडो यूनिपोलर। मतलब डेंड्राइट है ही नहीं, जो एक्सॉन है वही, एक्सॉन के दो एंड्स हैं, एक एंड जो है वो डेंड्राइट की तरह बिहेव करता है। देखो इन्फॉर्मेशन इधर से आती है, बच्चा बन के आई, साइटोन कह रहा है इसको क्या हो गया आज, फिर इधर से ही खुद ही पापा पापा हमें क्या करना चाहिए,
चॉकलेट खानी चाहिए, फिर खुद ही चॉकलेट खानी, मम्मी से पूछ लो, मम्मी ने कह दिया चॉकलेट खाओ, खुद ही चॉकलेट खानी है, खुद ही मांग ली। ये क्या है? मैंने खाना खा लिया, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया क्या फर्क पड़ता है, मैंने खा लिया, हद ही होगी। तो ये है भाई साहब सूडो यूनिपोलर। खुद ही डेंड्राइट की तरह आई, साइटोन से सवाल पूछा, फिर खुद ही जवाब दे दिया कि अब मैं ये करूंगी, है ना, और वही कर लिया। साइटोन भी लाइक, ये क्या है ना। तो ये एक नया ट्रेंड है सूडो यूनिपोलर। ये जो है ये भी मिलती है कभी कभी। ओके, ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। आपको भी ये क्या है भाई, ये जब मैं स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। डॉर्सल रूट गैंग्लिया, DRG ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। DRG मतलब डॉक्टर गुप्ता नहीं है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। लोग पर्सनली सोचे सर अपने अनुभव बता रहे हैं क्या। तो भैया ये 5 तरह के हो गए। अब यहाँ पे आपको समझ में आया नर्व सेल 5 तरह के, एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर, है ना। तो मैंने आपको एनालॉजी से समझा दिया कि 5 तरह के नर्व सेल होते हैं। पहले एपोलर था, फिर एपोलर से यूनिपोलर हुआ, यूनिपोलर से फिर होना तो बाइपोलर और बाद में मल्टीपोलर चाहिए, ऐसे ही होता है। लेकिन एक स्यूडो यूनिपोलर भी है, जो बस साइटोन और एक्सॉन है, एक्सॉन ही जो है वही डेंड्राइट भी। तो आप समझ गए, हमने अभी अभी नर्व सेल्स पढ़े। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो 5 तरह के यहाँ पर दिखाए हुए हैं और उनके डायग्राम्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। सबसे पहले एपोलर। एपोलर क्या था देखिए, कोई डेफिनेट डेंड्राइट एक्सॉन है ही नहीं, दोनों ही नहीं, ना डेंड्राइट है ना एक्सॉन है, तो नर्व इम्पल्स सब डायरेक्शन में जा रही है। स्यूडो यूनिपोलर क्या है? नर्व सेल के पास सिर्फ एक एक्सॉन है, वही डेंड्राइट की तरह भी एक्ट करती है और वही एक्सॉन की तरह भी एक्ट करती है। यूनिपोलर क्या है कि भाई साइटोन है, एक एक्सॉन है, अभी इनके डेंड्राइट नहीं हुआ। फिर बाइपोलर क्या है कि एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट और एक साइटोन, इनके भी एक पप्पू हुआ। और मल्टीपोलर मतलब आप समझ गए, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं हमारी बॉडी के। हमारे मुल्क में याद रखने का तरीका है कि ऐसे तो होता है, एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन और बहुत सारे, एक एक्सॉन, एक साइटोन, बहुत सारे डेंड्राइट। जानवी पूछ रही है सर मतलब स्यूडो डेंड्रॉन बन रहे हैं एंड एक्सॉन तो है। ये एक मिसनोमर है, पता है आपको। अब इसको होना क्या चाहिए था? स्यूडो बाइपोलर। भाई स्यूडो यूनिपोलर का नाम स्यूडो बाइपोलर होना चाहिए था ना, क्योंकि बाइपोलर है नहीं पर बन रही है। लेकिन इसका नाम होता है स्यूडो यूनिपोलर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो यूनिपोलर है ये, लेकिन झूठी यूनिपोलर है, बस ये मिसनोमर है ये। होना तो मुझे भी लगता था इसका नाम स्यूडो बाइपोलर क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऐसे यूनिपोलर हैं जो झूठे हैं, जिनके घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, बच्चा है ही नहीं। स्यूडो यूनिपोलर हुए ना। अब मान लो आपके पड़ोस में कोई ऐसा ऐसा कपल रहता हो, आपको पता है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ है, लेकिन कभी तो इनके घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये क्या है यार, बड़े झूठे कपल है ये, पता नहीं, है ना। ये स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं इनको, स्यूडो बाइपोलर नहीं कहते, ठीक है। चलो भाई पढ़ लो। मैं क्या करूंगा, सुनो मेरी बात। कुछ क्लासेस ना हो सकता है कि मैं किसी किसी दिन इवनिंग में शिफ्ट कर दूं जब आपकी कोई क्लास ना हो। वैसे तो ये दिवाली वेकेशन वाला वीक है, तो इसमें 1-2 छुट्टियां तो होंगी, ये डन है। क्योंकि जो मैंने आपसे कमिट किया है कि इस वीक कम क्लासेस लूंगा मैं दिवाली वेकेशन में, तो कुछ क्लासेस कम ले लेंगे और एक आध क्लास में शिफ्ट भी करूंगा। तो ये जो खड़खड़ हो रही है या शोर आ रहा है, होपफुली ये आज तो बंद हो जाएगा। अभी दिवाली वेकेशन तो कारपेंटर भी लेगा ही लेगा, लेकिन कर देंगे एक आध जब भी टाइम मिलेगा। और एक ना मुझे मैच लेना है, मैच मतलब समझे आप, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला। वो मैं आज तो मुश्किल ही है, आज लूँ क्या? आज नहीं लिया तो कल ले लूंगा, है ना, या संडे को ले लूंगा। संडे को तो ले लूंगा, अगर आज और कल नहीं लिया ना मैंने, आज फ्राइडे है कल सैटरडे, अगर आज और कल नहीं लिया, आज नहीं लूंगा मैं, आज नहीं लूंगा, चिंता मत करो। कल या संडे को, सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन ले लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा संडे तो दिवाली है यार, संडे को तो मैच नहीं हो सकता फिर। हम्म, तो वो मैच फिर मंडे के लिए टल जाएगा, देखते हैं फिर, है ना। कर लेंगे, ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे। आस्क मी एनीथिंग भी लेना है, लेकिन अभी क्या करें यार, इतने सारे शेड्यूल बिजी है, पर ले लेंगे वो भी इसी वीक में लेंगे। आस्क मी एनीथिंग भी लेंगे, पक्का लेंगे। चलो कल भी ले सकता हूँ मैं, कल लेना, सैटरडे नाइट में क्या दिक्कत है, क्या बोलते हो? मैं टाइम देख लूंगा, आपका जिस टाइम फ्री रहता है उस टाइम ले लेंगे। नहीं ले पाए कल तो फिर दिवाली के बाद लेंगे, आप चिंता मत करो। चलो बातें बंद करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि न्यूरॉन्स जो है एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है, 5 तरह की है। अब एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर हम समझेंगे यहाँ कि एक नर्व सेल आखिर कैसा दिखता है।
ठीक है, तो अब एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। चलो, तो एक नर्व सेल में हम देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक न्यूरॉन है। डाउट सभी 5 मिनट बाद लेते हैं। न्यूरॉन ही स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन ही होती है, और यही हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल भी है। तो न्यूरॉन कैसा होता है, देखो ये इस डायग्राम में देखो आप, इसमें आपको न्यूरॉन दिखाई दे रहा है। बहुत जूम करके यहाँ आप न्यूरॉन देख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, देखो ये वाला, ये इसका साइटोन है। ठीक है, ये जो इधर से आ रही हैं, देखिए आप, ये बहुत सारी जो आ रही हैं, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं। कितने हैं, बहुत है भैया। किसी अफ्रीकन का न्यूरॉन है क्या, वहीं इसमें डेंड्राइट पैदा हो गए। तो ये जो है, ये है डेंड्राइट्स। फिर ये जो पीछे वाला हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा है एक्सॉन। तो यहाँ पे इतने सारे डेंड्राइट्स, ठीक है, और एक साइटोन और एक एक्सॉन। डेंड्राइट काफी सारे होते हैं, मल्टीपोलर। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन है। अब इसमें इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, इंपल्स इसमें कंडक्ट होती है डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। तो कैसे, मतलब ये इंपल्स जाएगी कैसे, डेंड्राइट से साइटोन में कैसे जाएगी। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, जिनको हम न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। देखो यहाँ बने हुए न्यूरोफिब्रिल्स, ये ना डेंड्राइट में भी होते हैं, साइटोन में भी होते हैं। ये जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं ना, ये फिर इंपल्स को साइटोन, डेंड्राइट से साइटोन और साइटोन से एक्सॉन के स्टार्टिंग पार्ट एक्सॉन हिलक तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स हैं यहाँ, वो इंपल्स को ऐसे, यहाँ डेंड्राइट, ये न्यूक्लियस है ना, वो इंपल्स को एक्सॉन, साइटोन क्रॉस करा देते हैं। और साइटोन में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखो साइटोन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या होता है। ये तो न्यूक्लियस तो है ही, साइटोन में दिख ही रहा है आपको। एक चीज लिखी हुई है यहाँ, निसल बॉडीज। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते हो क्या होते हैं, एनर्जी के लिए है ना। और डेंड्राइट भी आपको पता क्या होता है। तो ये फिर निसल बॉडीज क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सेल बॉडी या साइटोन, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इसके नाम क्या क्या है, इसी को हम सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। एक साइटोन में एक ही न्यूक्लियस होता है। वो मसल में तो आपने देखा था मल्टी न्यूक्लिएटेड था मामला, लेकिन यहाँ एक साइटोन में एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा, क्या नहीं होता इसमें, तो आपको पता है कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए ये डिवाइड नहीं करता, तो सेल डिवीजन इज एब्सेंट। और इसमें जो निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स। तो निसल ग्रेन्यूल्स, जिनको कि हम टिग्रॉइड बॉडी भी कहते हैं, वो दरअसल ना राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है, जो प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन, सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ये। लेकिन निसल ग्रेन्यूल सिर्फ साइटोन और डेंड्राइट में ही होते हैं, कहाँ नहीं होते, तो भाई एक्सॉन में नहीं होते। याद रखिए, निसल ग्रेन्यूल क्या है, पहला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इन्हें और क्या कहा जाता है, टिग्रॉइड बॉडी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, साइटोन और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। कहाँ नहीं होते, एक्सॉन में नहीं होते। समझ में आया। तो ये तो थे निसल ग्रेन्यूल। न्यूरोफिब्रिल्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं साइटोन के, वो कंडक्शन करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरनल कंडक्शन इन द साइटोन। तो ये तो साइटोन के बारे में बात हुई, सेल बॉडी या साइटोन। दूसरी चीज क्या है, प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है वो दो तरीके के हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन। तो इनको भी पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं डेंड्राइट की, फिर बात करेंगे एक्सॉन की। डेंड्राइट छोटे छोटे ब्रांचेज में निकली हुई है, पढ़ा दिया मैंने, ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। ये रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन। तो इनमें इंपल्स कंडक्शन कैसा होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द साइटोन। जबकि एक्सॉन में कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि अवे फ्रॉम द साइटोन। ये तो आपको पता ही है। डेंड्राइट में सेंट्रीपिटल, एक्सॉन में सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि एक्सॉन में तो साइटोन से दूर जा रही है ना इंपल्स, वो सेंट्रीफ्यूगल है। एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन। साइटोन का सबसे लंबा सेल प्रोसेस यही होता है। इसका डायमीटर भी यूनिफॉर्म होता है। जहां से साइटोन के बाद एक्सॉन स्टार्ट होती है, उस हिस्से को दोस्तों एक्सॉन हिलक कहा जाता है। और साइटोन, एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। एक्सॉन हिलक को ट्रिगर जोन क्यों कहा जाता है, एक्सॉन हिलक क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में इंपल्स जब हम पढ़ते हैं कि इंपल्स कंडक्शन, तो किस में पढ़ते हैं, एक्सॉन का इंपल्स कंडक्शन पढ़ते हैं अपन, क्योंकि एक्सॉन ही मेन है, वही सबसे बड़ी है। और बहुत सारे न्यूरॉन्स
मिलके एक्सॉन बनाते हैं। आप कहेंगे कैसे? नर्व बनाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स मिलकर नर्व बनाते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ देखिए, ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, ये तीसरा नर्व सेल है। यहाँ ये नर्व सेल्स के साइटोन है। नीचे वाला जो एंड हो रहा था ना एक्सॉन वाला हिस्सा, से टीलोडेंड्रिया कहते हैं, पर ये इनके एक्सॉन्स हैं। तो बहुत सारे नर्व सेल के एक्सॉन जो हैं वो आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट में ऐसे लिपटी होती हैं। इसी हिस्से को हम नर्व कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई तो बेसिकली एक्सॉन्स का कलेक्शन नर्व कहलाता है। लेकिन सभी ऐसे लंबी लंबी बहुत सारे एक्सॉन्स का एक गट्ठर है, इस गट्ठर को हम नर्व कहते हैं। ठीक। साइटोन और नीचे वाले जो हिस्से हैं टीलोडेंड्रिया, इनका कोई रोल नहीं। टीलोडेंड्रिया बना के एक्सॉन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक्सॉन है, तो हमने इसमें क्या कौन कौन सी लेवलिंग पढ़ ली? हमने न्यूरोफिब्रिल क्या होते हैं वो पढ़ लिया, न्यूक्लियस क्या होता है वो पढ़ लिया, डेंड्राइट क्या होते हैं वो पढ़ लिया, साइटोन क्या होता है वो पढ़ लिया, निसल बॉडी है, टिग्राइड बॉडी क्या होती है वो पढ़ लिया। साइटोन के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। चीज वही है, नाम बदल गया। साइटोन के साइटोप्लाज्म को, जैसे यहाँ देखो ना, ये इस साइटोन जो है उसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। लेकिन एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। चलो कोई बात नहीं, ये भी होगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी। एक्सॉन हिलक क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। इंपल्स जब स्टार्ट होती है ट्रेवल होना, तो वो एक्सॉन हिलक से स्टार्ट होती है। एक्सॉन हिलक वो हिस्सा है जो साइटोन को एक्सॉन से जोड़ता है, यानी ये वाला। तो यहीं से इंपल्स अराइज होती है, ऐसा कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ गया? एक्चुअली हुआ क्या, पहाड़ी पे बिजली गिरती है, ऐसा अक्सर लोग देखते हैं, तो इंपल्स। मैं समझाता हूँ इसको, जस्ट सेकंड। मैं जैसे छोटी पहाड़ी बना रहा हूँ। किसी पहाड़ से नदी ऐसे गिरती है नीचे, ऐसे गिरती है ना। कहाँ से अराइज होती है कोई भी नदी? पहाड़ से। तो दूर खड़ा एक आदमी देख रहा है कि ऐसे पहाड़ पे बरसात हुई है, बिजली गिरी, और वहीं से फिर नदी अराइज हुई। हिलक यानी पहाड़ी, ये थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है ना। इसी तरीके से ये जो एक्सॉन हिलक है ना, जैसे मान लीजिए ये एक्सॉन है, ये साइटोन है, तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा, ये एक्सॉन हिलक है। यहाँ से इंपल्स ऐसे जाएगी आगे, यहाँ से। तो इंपल्स अराइजेस फ्रॉम दिस पार्ट। कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट मानते हैं इंपल्स का ट्रेवल करना। कहाँ से? एक्सॉन हिलक से। पहाड़ की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम हिलक है, थोड़ी उभरी हुई होती है इसलिए। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया, इसमें वो नहीं होते निसल्स। और एक्सॉन का अंतिम हिस्सा टीलोडेंड्रिया बनाकर खत्म होता है। टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन इज टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया क्या होते हैं ये देखिए, ये एक्सॉन थी ना पूरी, ये हिस्सा टीलोडेंड्रिया कहलाता है। तो ये टीलोडेंड्रिया एक नॉब बना के खत्म हो जाते हैं। ये देखो यहाँ बना हुआ आगे, सिनेप्टिक नॉब है, ये जाकर फिर है ना नर्व में या दूसरे वाले साइटोन के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आया कैसे? तो ये टीलोडेंड्रिया कहलाते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, सपोज ये एक साइटोन है और इधर ये इसकी एक्सॉन है। तो ये एक्सॉन ना ऐसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया, ये बनाकर खत्म हो जाती है। ठीक है। अब इधर देखना आप, सपोज ये डेंड्राइट्स है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक और डेंड्राइट है यहाँ वाले साइटोन का। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो है भाइयों डेंड्राइट, ये है साइटोन, ये यहाँ पे एक्सॉन है,
ये हिस्सा टीलोडेंड्रिया, ये फिर से किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, और ये साइनेप्टिक बल्ब कहलाता है। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि ये मसल से जुड़ा हुआ हो, मतलब यहां पे एक मसल हो सकती है या अनदर न्यूरॉन, कुछ भी हो सकता है। मसल वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, याद करो। ये जो टीलोडेंड्रिया होता है, ये बल्ब जैसा, ये कैसे मसल के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। कभी कभी ये ना, ये इधर एक और डेंड्राइट के जुड़ा होता है, इस हिस्से को हम साइनेप्स कहते हैं। तो ये साइनेप्स क्या होती है ये मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये साइनेप्स क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे पूरा, ये पूरी ही साइनेप्स है ना। अब खास बात देखो, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है साइटोन में, इस साइटोप्लाज्म का नाम साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन सेम साइटोप्लाज्म जब एक्सॉन में भरा होता है तो उसका नाम होता है एक्सोप्लाज्म। और यहाँ से एक्सॉन हिलक से स्टार्ट होती है इम्पल्स। लेकिन ये जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन की मेमोरी, अच्छा इसे क्या कहा जाता है बताओ? साइटोन की सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन ही तो है। लेकिन जो एक्सॉन वाला हिस्सा है उसकी सेल मेम्ब्रेन को हम एक्सोलिमा कहते हैं, और इंपल्स इस एक्सोलिमा पर ही ट्रेवल करती है ऐसे, ठीक है। लेकिन साइटोन का जो एक्सॉन वाला हिस्सा है ये ऐसे ही रखा हुआ नहीं होता। ये तो आप समझ गए कि इंपल्स हमेशा ऐसे जाएगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ये एक्सॉन वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर कुछ सेल्स लिपटे होते हैं, पता है कैसे? जैसे मान लो ये एक्सॉन है ना, तो आपने कभी वो स्विमिंग करते हुए टायर ट्यूब देखी? टायर ट्यूब जो ऐसे पेट पे लटका लेते हैं अपन, ट्यूब, टायर की ट्यूब स्विमिंग वाली, वैसे ही एक्सॉन के चारों तरफ कुछ सेल्स जो ऐसे होते हैं टायर ट्यूब की तरह, ये लिपटे हुए होते हैं। अब बताओ, वो सेल जो टायर ट्यूब के सेल है वो भी तो डबल लेयर होते हैं, उनके अंदर हवा भरी हुई है, पर वो एन्युलर रिंग लाइक सेल्स है और वो ऐसे लिपटे हुए हैं, देखो ऐसे, सब एक्सॉन के चारों तरफ ही ऐसे लिपटे हुए होते हैं। इन सेल्स का नाम क्या होता है पता है? इनका नाम होता है श्वान सेल्स। तो यहां देखिए आप, इस तरह से ये सेल्स है जो इनके चारों तरफ लिपटे हुए हैं, इधर भी है ये सेल और इधर भी, सेम एक ही सेल है। ध्यान दो, ये एक ही सेल है जो ऐसे पूरा लिपटा हुआ है, ये कहलाता है श्वान सेल, ठीक है। तो ये जो श्वान सेल है ये एक्सॉन के चारों तरफ लिपटे हुए, देखिए इस तरह से। फिर ये दूसरा श्वान सेल आ गया, है ना, ये तीसरा आ गया। तो श्वान सेल जो कि एक्सॉन के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, ये इन श्वान सेल्स के न्यूक्लियस है। कभी कभी, अच्छा श्वान सेल की सेल मेम्ब्रेन को पता है क्या कहते हैं? श्वान सेल की सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूरिलीमा। अब कभी कभी क्या होता है कि ये श्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन की शीट, माइलिन एक फॉस्फोलिपिड लाइक मटेरियल है, वो सिक्रीट करते हैं। तो ये जो माइलिन शीट होती है ना, ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, मैंने कहा था कुछ इंसुलेशन के लिए चाहिए। तो कई बार ये श्वान सेल इस तरह से माइलिन शीट सिक्रीट कर देते हैं, ये कहां? एक्सॉन के चारों तरफ। तो जब श्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं, देखिए ऐसे, तो ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। तो नर्व्स में बहुत सारी एक्सॉन्स होती हैं और एक्सॉन्स के चारों तरफ अक्सर माइलिन की शीट होती है, लेकिन बीच बीच में ऐसी जगहें भी होती हैं जहां माइलिन की शीट एब्सेंट होती है। यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ न्यूरोलीमा और एक्सिलीमा है, माइलिन की शीट एब्सेंट है। इन जगहों को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर, ये नोड ऑफ रेनबियर कहलाते हैं। तो ये जो सेल्स है श्वान सेल, ये इंसुलेटिंग मटेरियल सिक्रीट कर रहे हैं,
लेकिन ये कभी प्रेजेंट होते हैं कभी एब्सेंट होते हैं। मतलब ये माइलिन कभी प्रेजेंट होता है कभी एब्सेंट होता है। जब माइलिन प्रेजेंट होता है माइलिन शीट पे तो माइलिन ना व्हाइट कलर का होता है, इसलिए माइलिन अगर प्रेजेंट है तो ये शीट कैसी नजर आती है, माइलिनेटेड। हालांकि बीच बीच में एक जगह ऐसी भी है जहां पे माइलिन एब्सेंट है, कहां, नोड्स ऑफ रणवियर पे, लेकिन माइलिनेटेड होने की वजह से व्हाइट नजर आती है शीट्स। तो इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, क्योंकि मैं इस पे एक्सॉन पे ज्यादातर जो एक्सॉन है उन पे माइलिन की शीट है, तो इनको हम ना माइलिनेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट दिखती है और बाकी साइटोन और डेंड्राइट तो हमेशा ग्रे दिखती है। तो ब्रेन के अंदर दो तरह का मैटर बोलते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अच्छा, माइलिन शीट हो ना हो लेकिन एक्सोलीमा और न्यूरोलीमा तो होंगी। तो इसका मतलब नर्व फाइबर भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बताओ, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो नर्व फाइबर का एक क्लासिफिकेशन था सेंसरी और मोटर, सेंसरी सेंसेशन लाते हैं, मोटर आदेश ले जाते हैं। दूसरा था इफरेंट और एफरेंट, जो इफरेंट होते हैं वो अवे फ्रॉम द सीनस, एफरेंट मतलब टुवर्ड्स द सीनस। तीसरा है माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड है तो व्हाइट कलर की दिखेगी वो माइलिन शीट और व्हाइट मैटर बनाएगी। तो आखिर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में फर्क क्या है, किसमें क्या आता है। ग्रे मैटर में आते हैं साइटोन, डेंड्राइट और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ये कम होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, और व्हाइट मैटर में आती है माइलिनेटेड एक्सॉन। क्या हुआ, समय समाप्त हो रहा है। अच्छा, तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को हमने देखा, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। डाउट्स खोल तो दिए हैं मैंने, लेकिन अच्छा 2 घंटे ज्यादा हो गए। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर फर्क समझ में आ रहा है आपको। ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से ही मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। फिर मैं एक बार दिखा देता हूं आपको न्यूरॉन, इतना देखा है तो एक डायग्राम और देख लो, ध्यान से देखो इसको। इसमें आपको सब दिख रहा है, आपको इसमें श्वान सेल दिख रहा है। सबसे पहले देखो एक्सोप्लाज्म दिखा जो एक्सॉन के अंदर होता है, ये एक्सोलीमा है और ये उसके अंदर पाया जाने वाला एक्सोप्लाज्म है। ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल की मेम्ब्रेन है जिसे न्यूरोलीमा कहा जाता है। तो एक्सोलीमा और न्यूरोलीमा का फर्क भी दिख रहा है। और दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, क्योंकि श्वान सेल ने अपने और एक्सॉन के बीच में यहाँ बहुत सारा माइलिन सिक्रीट किया है। तो ये काम होता है दोस्तों श्वान सेल का, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में माइलिन सिक्रीट करना। लेकिन श्वान सेल ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते। तो माइलिन सिक्रीशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करता है, श्वान सेल। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं पाए जाते हैं। तो उनका ये काम कौन करते हैं, उनका ये काम मैंने पहले भी बताया था आपको, करते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। आया समझ में। तो ये हुई बात माइलिन सिंथेसिस की। एक्सॉन और डेंड्राइट में क्या फर्क होता है, एक्सॉन हमेशा एक होती है, डेंड्राइट एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक्सॉन में नेसल ग्रेन्यूल नहीं है, डेंड्राइट में है। एक्सॉन लंबी है, डेंड्राइट छोटी है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल और इसमें सेंट्रीपिटल कनेक्शन है। तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो आज हम यही रोकते हैं। ये अगली क्लास में बताऊंगा न्यूक्लियाई क्या होते हैं, गैंग्लियन, ट्रैक्ट और नर्व क्या होते हैं। माइलिनोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया है। वैसे एग्जाम पे माइलिन शीट होती है जिसको हम न्यूरोलीमा भी कहते हैं, श्वान सेल्स बढ़ाती है उसको। जहां पर माइलिन नहीं होती है उसे हम नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। माइलिन कैसे काम करता है, माइलिन एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि हमें इंसुलिन भी तो चाहिए। तो अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। काम का कोई डाउट दिख नहीं रहा, लेजीनेस कैसे भगाएं, पढ़ाई करो यार।